चीन को दो झटके दे रहा है भारत। एक तो नेपाल के अंदर झटके दे रहा है और दूसरा झटका अर्जेंटीना में मिल रहा है, जहां भारत 200 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो चुका है। और इसके अलावे अर्जेंटीना ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए किसे ढूंढा है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर माइली के नए कारनामे पर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आज की डेट में अगर डॉक्टर एस जयशंकर घर से बाहर भी निकले ना, तो दुनिया बहुत ध्यान से नजर रखती है कि ये बंदा गया तो गया कहाँ। अगर ये बंदा रूस गया है तो जरूर कोई बात है, और अगर ये बंदा नेपाल गया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेपाल तो एकदम का पड़ोसी है। आपको बता दें, यहाँ पर इन्होंने सबसे मुलाकात की, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनसे भी और जो भारत के पक्ष में बोलते हैं उनसे भी। CPNL UML के नेता KP शर्मा ओली से मुलाकात की और इस मुलाकात को जयशंकर ने बहुत अच्छी बताई। तो वहीं ओली ने भी भारत के साथ रिश्तों की तारीफ की। चीन के इशारे पर नाचने वाले KP ओली ने कहा कि भारत और नेपाल की सदियों से चली आ रही दोस्ती को कोई बदल नहीं सकता है। भारत के खिलाफ विवादित नेपाली नक्शा जारी करने वाले KP ओली ने कहा कि अगर कोई विवाद है तो भारत और नेपाल उसे बातचीत करके सुलझाए। नेपाल में चीन अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्री ने नेपाल के साथ कई समझौते करके चाइना को एक संदेश दिया है। ओली ने जयशंकर से कहा कि सदियों से बने नेपाल और भारत के बहुआयामी रिश्तों को कोई नहीं बदल सकता है। पूर्व नेपाली PM ने कहा कि अगर हमारे बीच कोई विवाद है तो हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें सुलझाना चाहिए। हम नेपाल के लोग भारत और चीन दोनों के आर्थिक विकास का लाभ उठाना चाहते हैं। भारत और चीन दोनों महामारी पहले की तरह ही आर्थिक प्रगति हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम गति पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। KP ओली ने भारत से नेपाल की जरूरतों, प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं के अनुसार बजट चैनलों के दायरे को सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। KP ओली के साथ मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि ये मुलाकात बहुत सार्थक और सफल रही। जयशंकर ने भारत नेपाल के बीच बने संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नेपाली पक्ष ने शिकायत की कि भारत के वित्त पोषण वाली परियोजनाओं में कुछ शर्तों के कारण देरी हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा इन शर्तों की समीक्षा की जाएगी। भारत और नेपाल के बीच कई सारी चीजें भी हुई और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज क्या हुई, नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक गुरुवार को हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति समीक्षा की। नेपाल के विदेश मंत्री NP सऊद और भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। साथ ही दोनों पक्षों ने व्यापार, भूमि, रेल, हवाई कनेक्टिविटी परियोजना, रक्षा, सुरक्षा, जल संसाधनों में सहयोग पर भी चर्चा की। संयुक्त आयोग द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए गठित किया गया एक राजनीतिक तंत्र है। S जयशंकर नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत की उपस्थिति में द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के तहत अगले 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी। नेपाल ने चीन के डर को दरकिनार करते हुए यह समझौता किया है। इस समझौते की बात सामने आने के बाद चीन ने इसका विरोध किया और उसकी ओर से नेपाल को डराने की भी कोशिश की गई। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाल ने भारत से ये डील फाइनल की। भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार समझौता बीते साल मई-जून में नेपाल PM पुष्प कमल दहल के भारत दौरे के दौरान हुआ। ये समझौता 25 साल के लिए है। दोनों देशों में बिजली के व्यापार का रास्ता खोलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बीते साल 2 जून को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश से दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते के तहत 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा और उस समय ही दोनों देशों ने 25 साल के
अंतर सरकारी दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते को हरी झंडी दी थी, लेकिन अब जाकर ये हस्ताक्षर हुए हैं। और ये समझौता भारत और नेपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार है कि नेपाल इस तरह के दीर्घकालिक सौदे के तहत अपनी बिजली बेचेगा। समझौते के तहत बिजली पूर्वी नेपाल से गुजरने वाले ढालकेबार मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भारत भेजी जाएगी। खैर, चाइना के लिए एक झटका यहाँ मिला तो चाइना के लिए एक दूसरा झटका अर्जेंटीना में इंतजार कर रहा था। और आपको बता दें, चाइना का मंसूबा था दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर बनना और लिथियम पर कब्जा करना। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है हर चीज का। पर यहाँ पर जैसे ही खेल बदला और जेवियर माइली ये पहुंचे, सारी कहानी बदलती हुई नजर आई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि चाइना ने करेंसी स्वैप डील को कैंसिल कर दिया और करेंसी स्वैप डील के कैंसिल होते ही अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने किससे बात करी? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एलन मस्क ये ट्वीट करके कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और ये कई सारी ऐसे चीज़ों पर भी बातचीत हुई है जो सब्जेक्ट के बाहर थे। आपको बता दें, कई सारे प्रोजेक्ट अर्जेंटीना ने लाइन अप कर लिए हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, चिली, ये 4 देश अपना महत्व भी समझ चुके हैं। और लिथियम ट्रायंगल नहीं, लिथियम क्वाड की यहाँ बात हो रही है। इन चारों देशों में अर्जेंटीना 18 नए प्रोजेक्ट कर रहा है। और एलन मस्क से बात करने का क्या मतलब है? एलन मस्क से बात करने का मतलब है कि अपने लिथियम के भंडार के लिए एक नए प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंटीना ने ढूंढ लिया है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, अर्जेंटीना एक नया वेव क्रिएट करना चाहता है और इसके जरिए कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना लिथियम से ही पैसे बनाएगा। और दूसरी बड़ी चीज क्या है? अपने ग्रेन एक्सपोर्ट को ये और भी ज्यादा देशों में बढ़ाएगा और कहा जा रहा है कि 40% तक अपने अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। अब भारत को क्या फायदा होगा? तो आपको बता दें, भारत को यहाँ फायदा हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, काबिल, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि 5 लिथियम के ब्लॉक अर्जेंटीना में बुक कर रहा है काबिल और 211 करोड़ के खर्चे के साथ लिथियम ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। यानी कि डॉलर में बात करें तो करीब 25 मिलियन डॉलर एक ठीक ठाक रकम है। और जहां तक बात है क्या एलन मस्क हाँ कहेगा, तो आपको बता दें कई सारी चीजें पॉलिटिकल भी होती हैं। बैरोन्स की इस खबर को देख सकते हैं। वेनेजुएला के एक प्लेन को सीज किया था अर्जेंटीना ने, ग्राउंड कर दिया था और अब ये प्लेन सरेंडर कर रहा है किसे? अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ संबंधों की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अर्जेंटीना भारत के केरल में एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहता है। वैसे आपको बता दें, पहले भी इस तरीके के न्योता आए थे पर भारत उस समय ये कर नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। पर इस बार भारत भी कथित तौर पर इसे ऑर्गेनाइज करेगा, शेड्यूल फाइनल कर रहा है। ये अर्जेंटीना और भारत के बढ़ते हुए रिश्तों को बता रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।